अभी हमने देखा जैसे कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता है तो सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां और जितने भी आधार होते हैं, लक्षण होते हैं, सब बदलने लग जाते हैं। और द्विवेदी युग और भारतीय युग में ज्यादा दूरी नहीं है। मतलब आप देखो तो 1850 से 1900, मतलब सीधा सीधा। और द्विवेदी युग जो शुरू होता है, समय सीमा वही 1900 से 1918। और एक चीज और कि आप द्विवेदी युग के कवियों को देखोगे ना, वो कुछ जो विशेषता है, कुछ लक्षण है, पुराने भारतीय युग से ही लेंगे। और कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई रचनाकार है, ठीक है। अब रचनाकार अगर बहुत अच्छा लिख जाता है तो उसको जैसे भारतेंद्र प्रज्ञेंद्र का पुरस्कार देना हो, तो वो मतलब उस टाइम पे वो चीजें बटी नहीं थी, या फिर उसको जैसे होता है ना कि साहित्य इतिहास सामने वाला लिख रहा है, टाइम पीरियड को बांट दे रहा है। बट अगर आप बेस पे जाओ या फिर व्यवहारिक स्तर पर जाओ, तो आप सोच के देखो कि एक टाइम पीरियड ही तो है। भरतेंद्र तब भी थे, कृष्ण भट्ट तब भी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी तब भी थे। तो उन्होंने रचनाएं ही की, बस उनका तरीका बदल जाता है। और तरीका बदलने पर जो साहित्य इतिहास के लोग हैं, तो आधुनिक काल को कई खंडों में बांट देते हैं, जिनमें से दो विशेष खंड तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। इसके बाद जो आएगा तो हम छायावाद युग करेंगे। और छायावाद युग से समझो कि हमारा सिलेबस खत्म होने की कगार पे आ गया, कि अब बहुत कम चीजें बची हैं समझने को, करने को। क्या क्या बचा रहेगा, जैसे एक माइंड मैप बना लो। नाटक का उद्भव मैं- विकास जैसे ही करेंगे उसी दिन। हाँ बोलो। सर मेन मेन तो टॉपिक खत्म हो गया है, सिर्फ क्या कहलाता है सर, जैसे कि महाभोज बच गया, फिर थोड़ा कहानी बच गई है। मेन मेन टॉपिक तो सर मेन खत्म हो गया है। थोड़ा सा निबंध बच गया है, निबंध बच गया है। जैसे जयशंकर प्रसाद के वो नाटक बच गया है, वैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है सर। मेन मेन टॉपिक खत्म हो गया है सर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, खत्म हो गया ना, तो उसी को करेंगे कि ज्यादा वो समय ना ले। तो जैसे जयशंकर के नाटक अभी छायावाद युग में है, और भरतेंदु हमारे ये भरतेंदु युग में है। तो कल तो मैं सोच रहा था कि भरतेंदु युग का भारत दुर्दशा पढ़ लिया जाए, बट आप समझना पड़ेगा, फिर भरतेंदु समझना पड़ेगा, फिर जयशंकर भी अच्छा। तो ऐसे करना थोड़ा हमारे लिए बोझिल हो जाएगा। क्या करेंगे, छायावाद युग में आज या कल जब भी पहुंचते हैं, तो पहले छायावाद युग को समझ लेंगे। फिर उसके बाद नाटक के उद्भव विकास को करेंगे, और फिर साथ ही कर लेंगे, पहले भरतेंद्र कर लेंगे, फिर हम जयशंकर का कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं द्विवेदी की। समय सीमा समझना, और सब कुछ एक टाइम पीरियड पे, एक काल विशेष पे, उनकी जो मानसिकता है उसी पे रिलेट करता है। तो इसको जरा समझना, ठीक है। आप बाकी सर, तीन तरह से जान सकते हो इसे। बोलो। सर द्विवेदी युग क्यों कहा गया यहाँ? जैसे प्रेमचंद में देखो, प्रेमचंद युग कहा गया। देखो समझो। अभी तक हम देख रहे थे तो आदिकाल होता था या फिर वीर गाथा काल होता था, भक्ति काल होता था या फिर उत्तर मध्य काल होता था, रीति काव्य होता था या फिर रीति काव्य के वो बट जाते थे, हिस्से बढ़ जाते। लेकिन अब लोगों के नाम पर केवल दो नाम, मतलब पहली बार हुआ था भरतेंद्र युग में, और दूसरी बार हो रहा है द्विवेदी युग में। तो एक चीज होती है ना कि आप नवजागरण की या फिर जो नई धारा होते हो, जैसे भरतेन युग में जो नवजागरण की धारा थी, तेजी से आगे बढ़ी। अब वही धारा द्वितीय उत्थान पर, जैसे होता है ना कि 1857 का विद्रोह समझ लो। 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पहला तो कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन अब दूसरे की भी जरूरत है। तो जो हमारा भरतेंद्र युग था, उसने काफी कुछ किया। भक्ति आंदोलन में वो बता रहे थे कि तुम किस मोह माया में पड़े हो, और जो आपको मोह माया से निकाल रहा है वो स्वयं लास्ट में मोह माया में लीन हो जा रहा है। जैसे आपके भक्त काल वाले जायसी क्या बोलते हैं,
उनका वेदांत का द्वैतवाद है, ठीक है। बोलते हैं कोऊ ना रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कहानी रहेगी। तो अगर सिर्फ कहानी रहेगी तो आप उस कहानी का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो? क्यों आप फिर काव्य प्रयोजन ऐसा करते हो कि अम, मकु न रहूं, यह कविता रहे मेरी। मतलब मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविता जरूर रहे। या फिर फूले मरे पे मरे न मासो, मतलब फूल मर जाता है पर उसकी खुशबू बची रहती है। तो आप तो मतलब जिस विचारधारा को समर्थन कर रहे हो उससे और चिपक जा रहे हो। तो जागरण काल में उन्होंने भक्ति को भी समझाया कि ऐसे ऐसे है। और जो नव जागरण चेतना है, तो एक नव जागरण और एक पुनर्जागरण। तो जब हम द्विवेदी युग की बात करेंगे तो ये सुधारवादी दृष्टिकोण लाएगा, नवीन भावनाओं दृष्टिकोण के उदय का साहित्य होगा। इसमें प्रत्येक क्षेत्र में सुधार। और द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, जो मेन है कौन है पता है? नहीं सर। द्विवेदी युग में मेन कौन है पता है? देखो, द्विवेदी युग में मेन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यहीं से हम थोड़ा सा कहानी के लिए भी आधार बना लेंगे। हालांकि कहानी का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही डाल रखा है, तो उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। 2-3 दिन बाद, नाटक के बाद भेजूंगा। तो उसको आप सुनना, पहले भी सुना होगा शायद। तो देखो, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब सरस्वती पत्रिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती? जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं एक कवि के बारे में कि पहली बार जो खड़ी बोली में कविताएं, अभी तक गद्य तो लिखे जाते थे कि आप गद्य में रचनाएं कर रहे हो, जैसे आपको कहानी पहले भी मिलेंगी। उपन्यास जैसे परीक्षा गुरु वगैरह मिलना शुरू हो गया होगा शायद बहुत पहले के। नाटक जो है भरतेंद्र हरिश्चंद्र का, उसके बाद भी बहुत से नाटक वगैरह मिलते हैं। संकीर्णिष्ठ शैली अपना ली जाती है। लेकिन खड़ी बोली में जो कविताएं होती, तो वो कविताएं अभी तक नहीं मिलती। तो ग्रियर्सन बोलते हैं कि अब मैं पूरी, ग्रियर्सन जो वो थे ना विलियम कॉलेज के क्या बोलते हैं, प्रोफेसर, तो वो बोलते हैं कि अब मैं थोड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि खड़ी बोली में कविताएं भी मिलने लगी। तो ये खड़ी बोली में कविताएं कब से? भरतेंद्र युग में शुरू तो जरूर हुआ था, पर आप देख रहे थे कि अभी भी मुकरी थोड़ा लिख रहे थे। टाइम पीरियड वही था ना, 1875। मुकरी, खुसरो का मुकरी यूज कर रहे थे। या फिर उनकी कविता इतनी बन नहीं पा रही थी, रोचक हो नहीं पा रही थी। आ भी रही थी तो अलंकारिकता गायब हो जाती थी, शून्यता आ जाती, नीरसता आ जाती, केवल भाव भाव से उसमें चीजें थी। लेकिन अब जो द्विवेदी युग आएगा, नई धारा या फिर द्वितीय उत्थान, तो यहाँ पे डॉक्टर नगेन क्या बोलते हैं द्विवेदी युग को? डॉक्टर नगेन बोलते हैं कि द्विवेदी युग जागरण का सुधार काल है। जागरण का सुधार काल समझते हो? हाँ सर। जैसे कि क्या सर भरतेंडी युग में नए जागरण हुए थे तो उसमें कुछ सुधार किए गए और आगे इसको आगे बढ़ाया गया। हाँ, जैसे नए नए। जैसे आप समझो कि मैं सुधर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ग्रुप में भी देखोगे कि एक ने डाल रखा है कि डेली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं सुधर रहा हूँ, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कि मैं जो सुधर रहा हूँ उसमें सुधार किया जाए, कि जो मेरी कमियां हैं, कि मैं मेंटल स्टेबिलिटी या फिर जो फटीग है उसको दूर करने के लिए, फटीग ही अपने आप, या फिर बोझ दूर करने के लिए। कौन सा बोझ? कि मैं बेरोजगारी मान लो, बेरोजगारी का बोझ दूर करने के लिए मैंने मानसिक बोझ। तो जो कुछ चीजें हैं, सुधार में भी सुधार की जरूरत होती है। तो वही है द्विवेदी युग। और डॉक्टर नंगेन कि ये कौन सा काल है? जागरण का सुधार काल है, जिसमें क्या होता है? जागृति, नवीन भावना, दृष्टिकोण का उदय। नवीन भावना समझते हो क्या है? जैसे जब हम पढ़ रहे थे खड़ी बोली का विकास क्यों हुआ, तो थोड़ा भाषा से भी समझो। तो ब्रज भाषा पूरे क्षेत्र की भाषा थी, लेकिन वहां पे नई प्रकार की संवेदनाएं आना शुरू हो गया था। तो नई प्रकार की संवेदनाओं के लिए अक्सर जरूरत होती है किस चीज की? नई तरह की भाषा की, जो हर जगह प्रचलित है, जैसे खड़ी बोली।
तो इसको चाहो आप भाषा खंड से भी रिलेट करके देख सकते हो कि द्विवेदी युग में अब नई भावनाएं, दृष्टिकोण का उदय होने लगा, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार। जैसे हम भारतीय युग से फिर से पीछे चले, तो भारतीय युग में हम देखते प्रकृति के साथ जुड़ा तो है इंसान, लेकिन अब वो इस तरह से नहीं जुड़ा है कि प्रकृति उसका प्रेमी है, प्रकृति उसका संबंधी। अब वो प्रकृति को एक माध्यम बता रहा है। सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं ले लो, पंत भी यही द्विवेदी युग के टाइम के ही। और हमारे सिलेबस में शायद रश्मि नहीं, एक सेकेंड, हमारे सिलेबस में कुरुक्षेत्र है शायद। नहीं, कुरुक्षेत्र तो बाद का हो जाता है। एक सेकेंड रुको, हाँ, भारत भारती है हमारे सिलेबस में द्विवेदी युग से। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अगली बात, अनुकरणीय जीवन आदर्शों की अभिव्यक्ति का काल। इस चीज को क्या समझते हो? अनुकरणीय जीवन आदर्श समझते हो क्या है? नहीं, आदर्श थोड़ा समझते हैं सर, अनुकरणीय जीवन नहीं समझते हैं थोड़ा। देखो, हालांकि ये थोड़ा अनुकरण एक, अनुकरण तो समझते होगे, ज्यादा डीप में नहीं जाते कि अरस्तु क्या बोलते हैं, प्लेटो क्या। अनुकरण समझो कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप उसी चीज का अनुकरण करने लगो, या फिर उस चीज, जैसे राम को ले लो, ठीक है, राम एक विशेष जीवन आदर्श है, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सॉलिड है। तो अब उस समाज में परिष्कार या सुधार की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इस समाज में मान लो गांधी हैं, बौद्ध हैं, या फिर कबीर हैं, बहुत से रचनाकार हैं, ठीक है, तो अब मैं ऐसी रचनाएं करूंगा जो अनुकरणीय जीवन आदर्श कि इन्होंने अपने के लिए, जैसे भारतीय युग में हम देख ही चुके हैं कि वीर शिवाजी, छत्रसाल के जीवन वर्णन लिखे जाते। तो वही है कि जो अनुकरणीय जीवन आदर्श है, उनकी अभिव्यक्त की जाए, उनको बताया जाए कि इन्होंने जब अपने देश को या फिर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपना समर्पण कर दिया, तो हम क्यों नहीं। कवियों सर यहाँ द्वारा पर काव्य के माध्यम। अनुनय, हम्म। सर यहाँ पर अनुनय बोल सकते बोलो। क्या, अनुनय? क्योंकि उनका अनुसरण करना, पीछे जो बातें हुए हैं तो उसमें जो गलतियां हुई है, वो कैसे अपने देश को, जहाँ थे मैं जिस देश से देश को विकसित करे था, मैं अपने इस जीवन में कैसे उसको विकसित कर सकता हूँ और अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकता हूँ। हाँ, कह सकते हैं कि अनुनयन की एक फॉलोशिप हो जाना, पर वो अनुनयन नहीं था। जैसे आप देखो कि अनुनयन होता है कि मैं वो ऐसा करने लगूं, और अनुकरण जीवन आदर्श की अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि मैंने ऐसा लिखा है, आप इसे पढ़ो, इससे आप मोटिवेशन लोगे। जैसे समझो, गोदान एक रचना है, ठीक है, या फिर गोदान नहीं, रुको, जैसे महाभोज एक रचना है, ठीक है। अब महाभोज में एक तरफ तो राजनीतिक उपन्यास का विद्रूप था, तो कहानी का कॉन्टेक्स्ट हम बदलते हैं। अब वहां पे एक अच्छा राजनीतिक, मान लो अब्राहम लिंकन को ले लो। अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़े राजनीति नेता थे, राजनीतिक नेता थे, तो अगर वो उनकी कहानी होती, तो मैं उनसे कुछ सीखता। मान लो अगर वो महात्मा गांधी की कहानी होती, तो मैं उनसे कुछ सीखता। और अगर उससे मैं सीखता, तो वो जो लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं कि वही अनुकरणीय जीवन आदर्शों की अभिव्यक्ति का काल। और ये द्विवेदी युग में उसमें माहिर था। हालांकि पीछे भी किया है, भरतेन युग में भी ऐसा किया है कि वीर छत्रसाल वगैरह हो गए, या फिर शिवाजी हो गए, तो इनके बातों को वर्णित किया गया है। बट यहाँ पे थोड़ा और बेहतर तरीके से मिलता है, कवियों द्वारा काव्य के माध्यम से पावनता, त्याग, संयमशीलता, सदाचार का संदेश दिया। जैसे आप देखोगे ना कि हर जगह बुराई ही बुराई दिख रही है, या फिर सुधार काल में भी इंसान सुधार इसलिए करने जाता है क्योंकि उसे या तो आमदनी अधिक करनी होती है, या तो अपना नाम अधिक करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा और परिष्कृत, और सबसे बड़ी बात, भरतेन युग में अभी कोशिश कर रहे थे कि भाषा उनकी खड़ी बोली हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखो, टाइम पीरियड है 1900 से 1918। तो जब हमने देखा था ग्रियर्सन ने 1800 में क्या किया था, कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने एक व्याकरण भी लिखा था खड़ी बोली से रिलेट करके। हालांकि उर्दू को कुछ हद तक अलग भी किया था, पर पूरी तरह नहीं कर पाए थे। और फिर सदा सुखलाल दास या फिर इंसाल्लाह खां ये कहानी वगैरह भी लिखने लगे थे, पर कविताएं वैसी नहीं मिलती थी। और सोचो
कि अगर आप में जोश भरना है, ठीक है, आप में जोश भरना है और मैं कहूँ कि तुम्हारे खून में बिल्कुल उबाल नहीं है, तुम देश की रक्षा कैसे वो करोगे, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि वह खून नहीं वह पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं, तो आप कविता वाले पार्ट में ज्यादा उत्साहित होगे, या फिर जो गद्य है, या फिर गद्य में कहा गया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो आप किस में ज्यादा तरीके से सुधार कर पाओगे? सर ज़्यादा के आधार पर देखें सर तो गद्य में कर सकते हैं। गद्य में कर सकते हैं, लेकिन अगर सबको बताना है, वह खून नहीं वह पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं, फ्लो है, कविता है, लयात्मकता है, और लयात्मकता वाली चीजें नहीं बोलती। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि अगर कोई चीज लयात्मक हो गई, जो क्या बोलते हैं, पाणिनि का महेश्वर सूत्र है, वो लयात्मक है, इसलिए लोग उसको नहीं भूले, या फिर पाणिनि ने उसको लिख लिया। जो शिव का डमरू है, उससे जो मधुर ध्वनि निकलती है वो लयात्मक है, इसलिए वो उससे लोग नहीं। अगर आप सोचो कि बहुत लोगों को रामचरितमानस पूरा पूरा याद रहता है, आपको पता है, तो वो क्यों याद रहता है? लयात्मक होने का। अगर केवल उसका हिंदी रूप हो जाता, गद्य रूप हो जाता, क्या किसी को याद हो पाता? नहीं सर। नहीं हो पाता। और आप देख रहे हो रामचरितमानस एक लोक मंगलकारी धारणा है, और इस कितना फेमस, अगर मुझे बताना है, ठीक है, क्या बताना है, कि इंसान जो है अगर उसके अंदर प्रभुता आ जाती है तो वह लोभी हो जाता है, या फिर उसमें दोष या फिर मद आ जाता है। एक बात ऐसे मैं बोल रहा हूँ। या फिर रामचरितमानस में कहा गया है, असको नर उपजा जग माही, प्रभुता पाई ना डिग जाए। तो ये मैं बोल रहा हूँ, और ये दोनों बातों में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अब द्विवेदी युग में कविताएं खड़ी बोली में परिष्कृत होने लगी, और साथ ही साथ व्याकरण सम्मत बनने लगी। अब व्याकरण के साथ वो चीजें आने लगी। और अगली चीज, अब सोचो कि सबसे जरूरी क्या होगा 1900 से 1920 में, क्या सबसे जरूरी होगा? अब सबसे सर 19 से 1920 में हम्म। यहाँ पर राष्ट्रवादी बताओ। थोड़ा सा चेतना सर। सर यहाँ पर राष्ट्रवादी थोड़ा सा चेतना उभरेगी और हम्म। नए नए चीजों का नवजागरण होगा, नए नए चीजों का। और थोड़ा आधुनिकीकरण के आधार पर सर देखें तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मशीनरी का उद्योगीकरण होगा और समाज में अब थोड़ा ये बताओ, अपने जैसे बताए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं मानव पर अत्याचार करूंगा तो उसके विरोध में कौन सी विचारधारा उपजेगी? जैसे अंग्रेज यही तो करते थे। हम्म। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लो, या फिर और भी घटनाएं देख लो, तो इनके विरोध में एक नई विचारधारा जन्मेगी, मानवतावादी दृष्टिकोण। अभी तक हमने नहीं देखा, मतलब भारतीय युग में थोड़ा बहुत दिख सकता है। और अगर मैं कहूँ कि कहीं कहीं पे दिख जाता है कि मानव, जैसे कबीर के काव्य में दिख जाता है कि मानव श्रेष्ठ है, लेकिन सूक्ष्म आधार पर होना और बृहद आधार पर होना, दोनों बात में फर्क हो जाता है। जैसे यशपाल जो है, यशपाल के रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण, और कबीर के काव्य में, कबीर श्रेष्ठ है, उनका दर्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है मानवतावादी दृष्टिकोण की, तो यहाँ ये युग इस दृष्टि को विकसित करने में सक्षम हो जाता है। अब जो मानव है ना, अब जो मानव का क्षुद्रता है, क्षुद्रता मतलब समझ लो बुराई है, और मानव का जो गौरव है, दोनों कविता का विषय बनने लगते हैं। मतलब टाइम पीरियड से ही हम समझ रहे हैं, शैली का यस। वैविध्य विकसित हो जाता है। अब आप सोच के देखो कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल मुक्तक मुक्तक शैली में लिखूं। मुक्तक समझते हो ना, कि बंधा हुआ काव्य नहीं, बिल्कुल अलग का। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल मुक्तक में ही लिखूं। और आप ये भी नहीं देख सकते, क्योंकि समाज की जो समस्याएं हैं आपस में बंधी हुई हैं। तो जो समय हुआ, अब शैली का एक नया विकास हुआ, कि वहां पे प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैली का साहित्य रचा जाने लगा। आपको दिखता है कहीं पे, मतलब सुर में देख लो तुलसी, या तो कोई मुक्तक लिखेगा या तो कोई प्रबंध सर लिखेगा। जैसे जायसी देख लो। ज्यादा सर प्रबंध दिखता है क्योंकि यहाँ पर बताओ। शुरू से अंत तक दिखाई देता है सर। उसमें फिर जो होती है कहानी होती है, कहानी में सर
क्या कहलाता है, जो राम के चरित्र को दिखाया गया, फिर उनके गुणों को दिखाया गया। तो सर तो ये तो प्रबंधन काव्य हो गया। और मुक्तक काव्य देखो में स्वतंत्र होता है अब अकेला सर। समझो, जैसे अ, अगर आपके पास कोई बढ़िया सी कहानी है, जैसे तुलसीदास के पास रामचरितमानस बढ़िया कहानी थी, जैसे के पास एक लोक कथा पद्मावत नामक कहानी थी, कहानी मैं बोल रहा हूँ, समझो बस। लेकिन कबीर के पास ऐसी कुछ चीज नहीं थी, या फिर सूरदास के पास था तो जरूर। और भ्रमर गीत सार में लिखते हैं, लेकिन भ्रमर गीत सार से इतर जाओ, वात्सल्य ढूंढने जाओ, श्रृंगार ढूंढने जाओ, तो उनके भी काव्य में उतना कुछ प्रबंध दिखता नहीं। बिहारी को ले लो, बिहारी को 713 दोहे लिखते हैं ऐसा मिलता है। तो 700, हर एक दोहे के लिए एक एक असरफियां मिलती है। तो आप सोचो कि एक दोहे के लिए एक असरफी मिलेगी, तो आप क्यों रिस्क लोगे कि आप पिछला जो दोहा है, अगला दोहा उससे जोड़ के लिखो? नहीं लिखोगे, क्योंकि बार बार अगर राजा सुन के बोर हो जाएगा तो हो सकता है आपका एक असरफी बंद। तो मुक्तक और प्रबंध, प्रबंध के लिए आपके पास कहानी, एक बड़ी कहानी होनी चाहिए, जो जिसे महाकाव्य। आप देखो कि यहाँ पे दोनों प्रकार की, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने, जयशंकर ने महाकाव्य लिखा, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य लिखा। तो जब रचनाकार होगा, महाकाव्य लिखेगा, तो उसकी शैली प्रबंध काव्य अपने आप आ जाएगी। लेकिन अब लोग छोटी कविताएं भी लिखते लगे, जैसे राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता ले लो। हालांकि कुकुरमुत्ता बड़ी कविता है, पर उतनी भी बड़ी कविता नहीं है कि महाकाव्य की श्रेणी में उसको रख दें। जैसे नागार्जुन का ले लो, अकाल और उसके बाद, कितनी छोटी, 8-10 लाइन की कविता, 4 लाइन में अकाल है और 4 लाइन में अकाल के बाद। तो ये कभी प्रबंध काव्य में हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन रचनाकार से दोनों शैली आती है, वो उस चीज में परिपक्व है। तो अब एक नई चीज दिखती है हमें, क्या कि शैली का वैविध्य विकसित हो जाता है। ये चीज विशेषता भी है, और ऐसे ही आएगा। आपको कोई विशेष कभी नहीं दिया जाएगा, और यूपीएससी में भी सिर्फ एक रचना जो भारत भारती है ना, सिर्फ एक है पेपर 2 में, बाकी नहीं है। अगर बाकी जगह से आएगा तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि द्विवेदी युग की विचारधारा पर टिप्पणी लिखो, उसकी विशेष। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ी गहराई से समझ विकसित करें कि एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में ये बातें हैं कि आप सोच के देखो, अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इस समय की बात सोचो, ठीक है, और मैं बहुत बड़ी कविता लिख देता हूँ, 700 पेज की, रामचरितमानस के जैसा, पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो अब कौन सी रचना, लोग मुक्तक शैली पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन एक इंसान की विचारधारा ही है। जैसे यहाँ पे मानवतावादी विचारधारा, या फिर सुधारवादी दृष्टिकोण, तो उसकी एक कविता दूसरी कविता से जुड़ी हुई है। जैसे अ, थोड़ा आ जाओ, आगे आ जाओ, आधुनिक युग के और आगे आ जाओ, प्रगतिवाद में आ जाओ। तो जो राम की शक्ति पूजा है, निराला की, महाप्राण निराला की, वो अगर पीछे देखो, पीएससी भी कहता है कि जो सरोज स्मृति है ना, वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। तो उसका जो अगला भाग है, वो राम की शक्ति पूजा में झलक के आता है। तो इंसान अपनी विचारधारा से, अपने एक मत से जुड़ा तो रहेगा। तो यही चीज होती है कि द्विवेदी युग में ये विकास का काल बना। अब थोड़ा हम साहित्यिक प्रवृत्तियां देखते, समझ गए ना इतनी बात? हाँ, इतना समझ में आएगा। ठीक है, सर आपने जैसे बताया तो कि सर अब आपने अगर सात आगे सौ हम, पेज की किताब। नहीं मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने लिखा नहीं है। नहीं नहीं, वो बोल रहा था सर, अगर 700 पेज का किताब लेते लिखते हैं, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाते चल जाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते चल जाते हैं, तो सर पढ़ेगा कोई भी पढ़ सकता है सर। लेकिन थोड़ी पढ़ मोटी किताब सकता हो है। जाएगी, यहाँ पर प्रबंधन कार्य हो जाएगा। हम्म। आप आप एक उदाहरण दो, मतलब जैसे अब उपन्यास तो लिखे जाते हैं, औघड़ हो गया नीलोत्पल मृणाल का, या फिर मानव कौल के अंतिमा, तीसरा बटन, टूटी बिखरी, बहुत से उपन्यास हैं। लेकिन आप कोई एक आध उदाहरण दो जो एक लंबी कविता, हालांकि वो कविता होगी, पर मुझे लगता है कि वो बहुत सी कविताओं का संकलन होता है, कविताओं की किताब हाँ हाँ होती है। जैसे हाँ उनकी हाँ। किताब देख लो, हम भी यही सर बताने वाला था। जॉन एलिया की। हम्म
हम जैसे भी यही सर जॉन बताने वाले एलियट थे की एक कि किताब है गुमान। हाँ, बोलिए। सर हम भी यही बता रहे थे कि उसको जैसे वर्तमान के दिखाते हुए आदिकाल से आदिकाल से फिर हो गया भक्ति का रीति काल को दिखाते हुए सर उसको कविता के बता सकते हैं कि कैसे कैसे आगे अब बढ़ते चल गया, उस समय क्या हो रहा था, वातावरण कैसा था, सामाजिक आर्थिक स्थिति बताते हुए थोड़ा कहानी जोड़ते हुए उसको बड़ा बनाया जा सकता है वैसे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, सही समझ रहा हूँ। अब बढ़ते हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां देखो। तो 1900 में कौन सी भाषा, वैसे अगर बोला जाए क्षेत्र विशेष की भाषा, तो कौन सी भाषा चल रही होगी? सर सर इसमें तो आधुनिक हिंदी भाषा यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर खड़ी बोली हो रहा था 1900 ईस्वी तक, खत्म हो चुका था लगभग ऑलमोस्ट खड़ी बोली हाँ, जो थोड़ा सा खड़ी बोली देख लेती जो तो एक आधुनिक। रचना थी, हाँ सुनो तो, जो एक रचना थी नासिक्यत्यायन, तो नासिक्यत्यायन सबसे बड़ा उसका योगदान, हालांकि वो गद्य है, पर सबसे बड़ा उसका योगदान मिल, अब उसने बिल्कुल जो उर्दू की दुरूहता थी, या फिर उर्दू पना था, या फिर आप, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, रिलेट करवा। तो वहां पे अब ब्रज भाषा, जैसे जब हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, तो सबसे पहली लाइन मैंने बोला था कि अब ब्रज के साथ खड़ी बोली अलग होना शुरू हो जाए। बिंब बना के देखो, ब्रज के साथ खड़ी बोली, तो ब्रज भाषा के स्थान पर साहित्यिक भाषा कौन आने लगी? खड़ी बोली बनने लगी। एक सेकंड। एक सवाल यूपीएससी पूछता है कि अयोध्या, हालांकि पूछा है या नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है, क्योंकि सबसे बड़े जो, या फिर सबसे पहले बोला जाए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये द्विवेदी युग के ही होते हैं। और इसके अलावा जो अपने सिलेबस पे है या फिर आता है, मैथिली शरण गुप्त ने साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि, मतलब एक दृष्टि में आप राष्ट्र को किस तरह से देख रहे हो, जैसे भारतेंदु युग लेके चलें, पर जैसे आप राष्ट्र की केवल बड़ाई बड़ाई कर रहे हो, या फिर केवल तारीफ तारीफ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे विशेषता एक है, कि गौरव और क्षुद्र व्यक्ति भी कविता का विषय, मतलब जो अच्छाइयां हैं वो भी कविता का विषय बनने लगा, और बुराइयां भी कविता का विषय बनने लगा, गद्य में भी नहीं थी। तो यहीं से वो आती है जहाँ पे राष्ट्रीयता की नवीन दृष्टि का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना, अतीतकालीन गौरव। आप जैसे रिलेट अगर ना हो, कोई कविताएं आपने ना पढ़ी हो, तो तुरंत आप भारत दुर्दशा को रिलेट किया करो। राष्ट्रीयता की भावना अतीतकालीन गौरव के रंग में रंग कर, निश्चित स्वरूप धारण कर विकसित हो चुकी थी। इतवित्त समझते हो? इतवित्तात्मकता। नहीं सर नहीं समझते हैं, पहले बार सुन रहा हूँ। देखो, इतिवृत्तात्मकता मतलब जैसे आख्यान होता है ना, आख्यान समझ जाओ कि किसी चीज का वर्णन करना हो, तो अधिकांश रचनाओं में अब इतिवृत्तात्मकता आने लगी। जैसे पहले तो रचनाएं अलग होंगी कि हाँ, ये बात पे या फिर ये विषय पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये होगा, या फिर भारतेंदु युग में कोशिश ही कर रहे थे, तो इतना बेहतर तो बन नहीं पाएगा। तो अब जो प्रबंध शैली में काव्य लिखे गए, तो उनमें आख्यानात्मक वर्णन या फिर इतवृत्तात्मकता की प्रधानता बढ़ने लगी। आपको इतवृत्तात्मकता बहुत जगह दिखेगी जहाँ पे एक क्रम से चीजें चलती दिखेंगी। देश प्रेम की भावनाएं बढ़ी। अब एक चीज और, नैतिकता और आदर्शवाद भी सशक्त अभिव्यक्ति लेने लगे। जैसे मार्क्सवाद किसी की रचना में आता है, किसी की रचना में आदर्श गांधीवाद आता है, तो कहाँ से उपजा है? वो यही, आप जिस काल में हो, उस काल के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके ही दर्शन से आप अपनी कविताएं, जैसे नागार्जुन का ले लो। नागार्जुन ने बाद में भी कविताएं लिखी, और उनको हम हर काल में अगर लाना चाहो, अगर समय पीरियड के हिसाब से ला सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे ना, शुरू में वो गांधीवादी रचना लिखते थे, फिर मार्क्सवाद में गए, फिर उनको जब मन भर गया, तो वो चले गए श्रीलंका, और फिर वहां से लौट के आए बौद्ध धर्म की कविताएं। तो इसको थोड़ा समझना चाहोगे क्या मैं बता रहा हूँ?
हाँ सर, थोड़ा बताइए। देखो, जैसे जब नागार्जुन से में पूछा गया कि आप बताओ, आप गांधीवादी दर्शन भी लिखते हो, मार्क्सवादी भी दर्शन लिखते हो, फिर आके आप बौद्धवादी भी दर्शन हो जाते हो, तो आपका कोई एक स्थायी दर्शन है या फिर आप कुछ भी लिख देते हो? तो कहते हैं कि मेरा दर्शन सिर्फ ये है कि मेरे कविता का विषय मानव है। अगर तुम्हारी बातें या फिर तुम्हारी धारणा, रिपोर्टर को कहते हैं, अगर तुम्हारी बातें, तुम्हारी धारणा, तुम्हारा सिद्धांत मानव को रोटी दिला पाएगा, तो मैं तुम्हारे दर्शन पर भी कविताएँ लिखने के लिए प्रेरित हूँ, या फिर तुम्हारी दर्शन पर भी मैं कविताएँ लिख सकता हूँ। चीज़ है कि एक रचनाकार किस तरह की सोच रखता है, वही तय कर देती है कि उसके काव्य में क्या आने वाला है। उसके काव्य में अगर गांधीवादी दर्शन आएगा, तो वो सोच रहे होंगे कि गांधीवादी जो दर्शन है कि अगर एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे। तो अगर वो रोटी दिला पाएगा, मैं तुम्हारे साथ। अकाल और उसके बाद एक जो कविता है, कितनी गहरी कविता है, ये सिर्फ इन्हें व्यक्त नहीं मिलती। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये एक गहरे भाव हैं। आपको पहले तो ये दिखेगा एक जो विद्रूपता है, या फिर उस समय आप सोच रहे हो कि देश आजाद हो गया, ठीक है? देश आजाद हो गया, फिर भी जो थोड़ा सा रिलेट, तमस एक उपन्यास है, उसमें एक लाइन मिलती है कि हम तो आजाद हो जाएंगे, हम मतलब देश तो आजाद हो जाएगा, पर क्या हम यानी जो दास हैं या फिर जो गुलाम हैं, वो कभी आजाद हो पाएगा? पहले अंग्रेज हमारा शोषण करते थे, अब महंत वर्ग या फिर सामंत वर्ग हमारा शोषण करेंगे। हमारे लिए तो गुलामी अभी भी गुलामी है। तो उसी चीज के लिए जो रचनाकार लड़ रहा था, या फिर नागार्जुन लड़ रहे थे। तो यही एक क्रमबद्धता है कि देश प्रेम की भावनाएं तो उमड़ी, पर क्या आप विरोध कर पा रहे हो कि आप कांग्रेसवादी हो गए, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, कांग्रेस के लिए कविताएं लिख रहे हो? आप देखोगे बहुत से रचनाकार, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, वो 1946 के आसपास शायद राष्ट्रीय कवि भी बनते हैं और स्थान भी मिलता है उनको संसद में। लेकिन वो विरोध करते हैं, नेहरू जी का खुलकर विरोध करते हैं, इंदिरा का खुलकर विरोध करते हैं। तो उनका विरोध करना यही दिखाता है एक कविता में या फिर एक रचना कार में कितनी स्वच्छंदता है, या फिर कितनी जिंदा दिली है। और यही जिंदा दिली कहाँ से उपज कर आई है? भरतेंद्र से उपज के आई है, या फिर भरतेंद्र युग से उपज कर आई है। तो सारी चीजों को रिलेट करके आपको थोड़ा समझना है, ज्यादा कुछ है नहीं। और पूछेगा भी यूपीएससी, ज्यादा कुछ नहीं। पर आप थोड़ा सा दिमाग में अगर रखोगे, अब अगली चीज क्या होगी? नैतिकता बोल रहा हूँ, आदर्शवाद बात बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय भावना बोल रहा हूँ, देश प्रेम की बात बोल रहा हूँ, और नवीनता या फिर खड़ी बोली आएगा। तो जो सिंगारिकता थी पिछले काव्य में, रीत काव्य मान लो या फिर रीत इतर, तो सिंगारिकता क्या बचेगी कुछ शेष? सर, सिगारटा ना के बराबर सर बचेगी, क्योंकि यहाँ पर सर मानव प्रेम सिंगारिकता, और देश प्रेम समान। हाँ, तो वो चीज़ अब सूक्ष्म हो जाएगी, या फिर इसका विरोध किया जाने लगे। कि जैसे मनु भंडारी भी लिखते हैं, हम लाइनों से समझ रहे हैं, हम उनकी रचनाओं से नहीं, हम सिर्फ लाइन से समझ रहे हैं। मनु भंडारी अपने उपन्यास में पहली लाइन, मनु भंडारी आपका बंटी लिखती हैं यही सच है, और भी बहुत सी रचनाएं जो मनोवैज्ञानिक रचना, लेकिन वो साफ-साफ लिखती हैं कि अपने अंतर जगत में बने रहना खूबसूरत लगता है। लेकिन जब अगर अपने घर में आग लगी, अपने घर का मतलब अपने देश में आग लगी हो, तब उस अंतर जगत में बने रहना कई हद तक अप्रासंगिक, हास्यास्पद और अश्लील नहीं लगने लगता। देश में आग लगी है और आपका अभी भी चल रहा है कि हे सुजान अनीत ना करो। तो ये तो फिर बात थोड़ी दुरूहता। तो आपको द्विवेदी युग में ऐसे कोई कवि नहीं मिलेंगे जो प्रेम की बात करें। प्रेम मतलब मेरा वैसा नहीं है कि प्रेम तो मिलेगा आपको, से प्रेम मिलेगा, राष्ट्र से प्रेम मिलेगा, लेकिन वो जो सिंगारिकता का फूहड़पना था रीत काल में या फिर रीत मुक्त काव्यधारा में जो हमने पढ़ा है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल विरोध होने लगेगा कि आप किस चीज में जुड़े हो, यहाँ से आप निकल जाओ। तो अगली बात, प्रेम के आदर्श रूप। अब प्रेम का आदर्श रूप समझते हो क्या होगा?
हाँ सर, अपने 2-3 अपने देश के प्रति प्रेम, वातावरण के प्रेम और ये सब हो सकता है। मानवतावादी, जैसे यहाँ पर सोच सकता है कि जो जनता का विरोध है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनको शोषण को खत्म किया जाए, ये सब प्रेम हो सकता है। हाँ, आप ये सर प्रेम अच्छे हो से सकता बताइए। है। और स्त्री के साथ अगर प्रेम होगा तो स्त्री की अ, एक उत्थान के लिए या फिर स्त्री का बढ़ावा कैसे हो, यही पीरियड है जो एक महिला है ना, दुलाई वाली, अपने सिलेबस में उतना खास तरीके से, बंग महिला आपने सुना होगा, दुलाई वाली की भी कहानियां पहली कहानियों की श्रेणी में कभी-कभी आ जाती हैं। लेकिन उसके बारे में आपने उतना नहीं जाना होगा। लेकिन वो जो रचना है या फिर उनकी जो रचना है, बाई के दुलाई बाली, उन्होंने अपना नाम क्यों रख लिया? अगर वो अपना नाम या फिर बंगला महिला उन्होंने अपने रचना के लिए नाम क्यों रख लिया? हालाँकि वो कहानी की बात हम करने लगे हैं और साथ-साथ आ भी गए हैं। अब 19वीं शताब्दी अगर चल रही है, 1900 से 1920 का टाइम पीरियड, तो इसमें हम गद्य साहित्य, विशेषकर कहानी और उपन्यास के लेखन का क्षेत्र बढ़ ही जाता है। कविताएँ इतनी नहीं हैं जितनी यहाँ पे कहानियाँ रची जाने लगी है। चंद भी आ गए हैं, जयशंकर ब्रज को छोड़कर अब हिंदी में रचनाएँ लिखने लगे हैं। नाटक थोड़े कम होने लगे क्योंकि नाटक का एक समय पीरियड आप देखोगे तो 1875 से शुरू हो गया था, बट जयशंकर लिखते हैं। फिर उसके बाद मोहन राकेश अगली लीग पे ले जाते हैं, रामकुमार वर्मा हैं और भी कलाकार हैं जो अपने सिलेबस पे लिखे हुए हैं। लेकिन अब ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे ये चीज़ कम होने लगती है। अब एक विशेष चीज़ क्या है, अगर काव्य विशेष की बात की जाए ना, आचार्य शुक्ल की वो बात याद है, कल जो मैंने बताई थी, कि अगर जो नए रचनाकार हैं, तुलसी से अगर केवल अनुप्रास ले लेते, तो ये रसहीनता इन नए रचनाकारों में ना रहती। तो अब क्या होता है, ये चीज़ हमें दिखती तो है। विविध छंदों का प्रयोग व छंद के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग। जैसे आप भारत भारती पढ़ोगे तो एक अलग तरह की लयात्मकता मिलेगी। आप अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे, कुकुरमुत्ता पढ़ोगे कि फारस से मँगाए थे गुलाब, वहाँ पे एक अलग लय है, वहाँ पे एक अलग छंद का निर्माण हो रहा है। तो अब ये विविधता बढ़ती है और वो जो बेसिक से छंद होते हैं, बेसिक सा हालाँकि वो नहीं बोल रहा हूँ, पर उसमें अब कविता विस्तृत रूप ले रही है, वैविध्यपूर्ण ले रही है। तो एक चीज़ मैंने बताई थी ना कि अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो 10-15 या फिर 11 शब्दों के बाद अगला आपको पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, भले आपकी कविता या फिर भले आपकी पहली स्टैन्ज़ा पंक्ति पूरी ना हुई हो। तो अब वो सीमितताएँ नहीं देना चाहते थे। अगर एक लाइन जाती है कि मैं कहता हूँ तुम सुनो और अगली लाइन तुम सुनो, तो तुम सुनो में अगली लाइन खत्म भी हो सकती है और पहली लाइन 11, 15, 20 शब्दों का भी हो सकता है। तो अब वो चीज़ थोड़ा कविता का विषय विस्तृत हो गया। कविता में स्वच्छंदतावाद तो पहले ही भारतीय युग में ही आ गई थी। और ये चीज़ है। एक चीज़ और, सुधारवादी समय है, ठीक है? अब सुधारवादी समय, मुझे समझ लो, आपका मान लो सुधार करना हो या फिर आपको मेरा सुधार करना हो, ठीक है? तो जो मुझ में कमियाँ होंगी, एक तो आप ये बताओगे कि ये बात गलत है, नैतिकता ये कहती है, आपको ऐसा कर, आप आसानी से, सहजता से समझ जाओगे। लेकिन दूसरी बात कि हमारे सिलेबस में क्या है? आलोचना है। आलोचना क्यों होती है? और साहित्य की आलोचना क्यों होती है? मान लो मैं श्रृंगारिकता से भरा हुआ काव्य लिखता हूँ, ठीक है? या फिर मान लो मैं अंतर जगत में बिल्कुल रमा हूँ और ऐसी ही रचनाएँ लिखता हूँ। और समाज में चल रहा है क्या? एसएससी के दंगे हो रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है 25%। अ, भारत में जो अभी बिहार का देख लो, बिहार डूबा पड़ा है। कोसी नदी अपने उफान पे है और मैं कविताएँ क्या लिख रहा हूँ? प्रेम यही है, इश्क यही है। तो वो बात थोड़ा अलग हो जाएगी। तो जब आलोचनाकार आएँगे या फिर साहित्य आलोचना करने वाले आएँगे, चाहे वो शुक्ल हो, रामविलास शर्मा हो, द्विवेदी जी हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, इंद्रनाथ मदान हो, कोई भी, निर्मल वर्मा आएँगे। तो अब ये सर तीखापन होगा। हाँ, बोलो। सर यहाँ पर तो
सर यहाँ पर अगर लिखना है तो वातावरण के अनुसार लिखना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में जैसे सर बताया था, अभी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आज भारत भारत में लिखना है कि आधुनिक भारत में आज विकास हो रहा है, लेकिन वो इस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा बिहार डूब नहीं, गया, नहीं, आधा नहीं। बिहार डूब गया, पूरा उत्तर प्रदेश में इतने। सुनो, सुनो। सुनो, सुनो, वो आगे की बात मैं वो तो सिर्फ़ एक आधार लिया। मैं आलोचना को समझा रहा हूँ। सही कह रहे हो और उसके बारे में थोड़ा सोचना कि ऐसी कविताएँ क्यों नहीं मिलती? ऐसी चीज़ क्यों नहीं मिलती जहाँ पे इंसान अ, हालाँकि मिलती हैं, ऐसा भी नहीं है, विरोध हो रहा है, बट मैं समझाने के आधार पर ले रहा था। सोचना क्यों आएगी? आप केवल कविता बनाने के चक्कर में रुपए कमाने या फिर मनोरंजन परक कविताएँ, मनोरंजन परक कहानियाँ लिखोगे, तो प्रेमचंद क्यों नहीं विरोध करेंगे? आपका रामविलास शर्मा ऐसी कविताओं का विरोध, ऐसे अ, सामंत विरोधी चीज़ों का विद्रोह क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे और जब आलोचना होती है, मिलती है कि आलोचना से इंसान निखरता है और इंसान अगर निखरेगा, तो समाज निखरेगा। तो आलोचना भी मुख्य पार्ट हो जाता है हमारे हिंदी साहित्य का और आलोचनाओं को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों अच्छे से पढ़ेंगे? कि आलोचनाओं से ही आप जो एक आधार बनाते हैं ना, जैसे समझो कि अगर मुझे बात करनी है कि जो नई कविताएँ हैं मान लो, ये आधुनिक काल की कविताएँ हैं, इसमें रस नहीं है, ठीक है? आलोचना में मैंने बुला के लाया आचार्य शुक्ल को। तो आचार्य शुक्ल कहते हुए मिलेंगे कि अगर तुलसी से कुछ अनुप्रास भी ले लिए होते, तो इतनी जो रसहीनता है, आधुनिक कवियों में नहीं। तो ये चीज़ होती है आलोचना और इस बात को सुन के फिर आप अपने काव्य में रस भी डालना चाहोगे और रस डाल के फिर आप अपने काव्य को और बेहतर बनाओगे। या फिर अगर निर्मल वर्मा है या फिर कोई और है, निर्मल वर्मा अगर कह रहे हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं में या फिर प्रेमचंद की आँखें जो हैं, प्रकाश अभ्यस्त आँखें हैं, मतलब सिर्फ़ प्रकाश-प्रकाश देखना चाहती। तो ये हुई आलोचना और फिर उसके बाद प्रेमचंद ने अंधेरा भी देखा और गोदान जैसा अंधेरे से भरा या फिर किसान के अंधकारमय जीवन से भरा हुआ महाकाव्य या फिर महाकाव्यात्मक उपन्यास लिख दिया। तो ये आलोचना का ये स्तर होता है कि आप एक रचनाकार का माइंडसेट बदल सकते हो। आप नागार्जुन की आलोचना देखो, आप महाभोज में जो लेखिका है मनु भंडारी, उनका दृष्टि देखो और उन्होंने सिर्फ़ दूसरे रचनाकारों को नहीं कहा, राजेंद्र यादव उनके पति ही थे। शायद आपको पता होगा मनु भंडारी के पति राजेंद्र यादव और राजेंद्र यादव भी टूटना लिखते थे, बहुत सी रचनाएँ। लेकिन जब उन्होंने ऐसी बात लिखी, तो उसको पढ़कर और भी रचनाकारों के हृदय परिवर्तन हुए बहुत सी रचनाएँ फिर सामने आती हैं जिसमें समाज के उत्थान, राजनीतिक आधार पर उपन्यास या फिर शॉर्ट स्टोरी जो भी आप आन, तो वो लिखा जाना शुरू हो गया। तो आलोचना का ये महत्व है। हालाँकि थोड़ा टॉपिक से बहुत आगे हम बढ़े थे, पर समझना थोड़ा ज़रूरी था। आलोचना भी हम करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब प्रकृति चित्रण के आलम्बन रूप को प्रोत्साहन मिला। जैसे राम नरेश त्रिपाठी हो गए, मुकुटधर पांडे हो गए, श्रीधर पाठक हो गए। प्रकृति के आलम्बन रूप के सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं और मैथिली शरण गुप्त को तो फिर आप भूलो मत। और एक और है हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत। हालांकि सुमित्रानंदन पंत छायावाद में आ जाते हैं, सुकुमार कवि माने जाते हैं, तो इनका प्रकृति के साथ रिलेशन थोड़ा और बेहतर था। तो कुछ मौलिक प्रकृति चित्र भी प्रस्तुत किए। जैसे जयशंकर की शायद एक कविता गीत है, बीती बिभावरी जागरी। जयशंकर छायावाद के छोड़ो, जयशंकर कुछ छायावाद में हम समझेंगे। तो हिंदी साहित्य कोश में युग विधायक कहकर संबोधित किया किसको? और महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अब हमने आधार समझ लिया और 10-15 मिनट अब हम कवियों की बात करते हैं। समझ गए या नहीं समझे बताओ? हेलो? देखो, हमने आगे का भी आधार बना लिया है और हमने पीछे का भी आधार बना लिया कि हम कहाँ से बढ़कर आए थे और हम कहाँ पे बढ़कर जाएँगे। तो वो आधार बनाना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि इससे यूपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछेगा नहीं। बट आपको एक जानकारी रहना बहुत ही मजबूत कर देगा। जैसे होता है ना कि अपने बचपन में एबीसीडी पढ़ी है, उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में वही हमारा बेस है, वही हमारा
आधार। तो अब कुछ कवियों की बात कर ली जाए द्विवेदी युग के। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही क्या आवाज? टाइप करो तो हाँ या ना। क्या सर? आ रही आवाज? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर। ठीक है। तो अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और आ सकता है प्रश्न आया भी है कि महावीर प्रसाद, और प्रश्न कहाँ पे आया सोच के देखना। प्रश्न आया है खड़ी बोली में, या फिर प्रश्न आया भाषा खंड में। और यहाँ पे भी प्रश्न एक दो शायद पूछा गया, और एक दो से ज्यादा नहीं है। मतलब इनसे यही प्रश्न पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग में क्या योगदान रहा। एक तो ये प्रश्न पूछ लेगा, या फिर अगर उसको मन होगा थोड़ा मेहनत करने का, यूपीएससी नहीं चाहता मेहनत करना, वही पुरानी बातें पूछ लेता है। और कभी कभी एक प्रश्न में मेहनत कर देता है तो लगता है बिल्कुल सिलेबस से अलग पूछ लिया। तो अगर वो मेहनत करेगा तो पूछ सकता है कि 1900 से 1920 के बीच जो कविताएं थी, उन कविताओं को हम द्वितीय उत्थान कैसे मान सकते। और थोड़ा गहरा मतलब एक तरह से जितनी भी बातें की हैं, सबका आधार वही है कि अगर आपको समझ आया कि द्विवेदी युग है तो उस पे वही लिखना है, लैंग्वेज आपकी मैटर करेगी। अब लेकिन सर इसमें थोड़ा सा अंतर होगा ना, ये बताया जाएगा कि ये इसको रिलेट करना पड़ेगा सर कि भरतेंद्र युग को थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। वॉइस नहीं दे रही। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है सर। एक ऐसा रचनाकार जिसने उस समाज को या फिर उस चीज को राष्ट्रीय चेतना से या फिर द्वितीय उत्थान से संबोधित कराया, उसके बारे में कुछ बहुत बड़ी विशेषता तो होगी। तो जैसे एक सबसे बड़ी विशेषता समझ के देखो ना, कि मान लो कहा जाता है, हालांकि कवि का मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, लेकिन समझना, एक कवि कहते हैं कि मैं अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में भेजता था, और उस पे सरस्वती पत्रिका में मेरी रचनाओं का जो उत्थान है, या फिर मेरी रचनाएं इतनी फेमस हुई, उसके पीछे द्विवेदी जी का हाथ था। कैसे द्विवेदी जी का हाथ था? कि जब मैं रचनाएं लिखता था ना, तो उसमें कुछ कमियां थी। शुरू शुरू की मेरी रचनाएं बिल्कुल अपरिपक्व थी, और उन अपरिपक्व रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं से समय दिया और उसको संशोधित किया। संशोधित का मतलब होता है एडिटिंग। और एक संपादक का, जैसे अ, भाषा खंड में या फिर पेपर वन में एक चीज था, संपादकीय हिंदी। संपादकीय हिंदी का मतलब होता है कि आप कोई रचना अगर छाप रहे हो, जैसे आजकल जो रचनाएं छापते हैं या फिर आजकल जो चीजें बनाते हैं कवि या फिर रचनाकार, उसमें वो नहीं देखते कि क्या गलती, बस उसको छाप देते हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने उस चीज को बनाया। उन्होंने एक अर्थ दिया आगे वाले रचनाकारों को कि आपकी कविताएं कैसी रहनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, सोच के देखो। समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर। हेलो। हाँ, खर कर रहा है। बताओ। थोड़ा हाँ हाँ, थोड़ा बोलिए। समझ नहीं पाया सर, कैसे बता रहे थे इसको। देखो, जैसे म्यूट कर, जैसे मान लो कोई एडिटर है, हिंदी कुंज मान लो, या फिर अमृत राय संपादक मान लो, कमल प्रकाशन मान लो। बहुत से एडिटर होते हैं, ठीक है, राजकमल प्रकाशन वगैरह। अब अगर वो जो एडिटर हैं आपकी रचना लिए, मान लो आप कोई कविता लिखते हो, ठीक है,
आपकी रचना लिए और आपकी रचनाओं में कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि जो एडिटर है, बहुत बड़ा समझ लो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी है या फिर युगधारक है। तो आपकी रचना को देखे, पढ़े, समझे, उसमें आपकी रचनाओं में कुछ कमियाँ लगी, तो उन कमियों को उन्होंने निखारा। शायद निराला के बारे में ऐसी बात हुई थी। हालाँकि छोड़ो, वो हम देखेंगे किसके बारे में कहा जाता है। उसको सँवारा, फिर उसको संपादित किया। तो आप बताओ ये कितनी अच्छी चीज़ थी उस समय के रचनाकारों के लिए, जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि खड़ी बोली में कविताओं का उद्देश्य या फिर काव्य प्रयोजन किस आधार पर, या फिर जो काव्य अलंकार है, श्रृंगारिक तलयात्मकता है, वो कैसे लाई जाए। तो ये कैसी चीज़ है? सर और वहाँ पर सर बोले तो वहाँ पर देखा जाता प्रेम के बारे में, ज्ञान के बारे में थोड़ा-थोड़ा देखा जाता था। और वहाँ पर लैटम लैटक लैटक्मा का देखती सर उसका उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर सर उद्देश्य था। उद्देश्य अभी स्थिति घट वर्तमान में सुन सुनो, उन समझो। और हाँ, हाँ, देखो, इनको क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बम्बई में ही संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर अभ्यास रखते हैं। और ये काम क्या करते हैं, मतलब कविताएं लिखना ही तो आपको उस समय, जहाँ पे सिर्फ आप देशभक्ति की कविताएं लिखते हैं, तो आपका अगर इस नहीं है कि कविताएं बेचकर या फिर कविताएं रचकर मैं जीविकोपार्जन कर पाऊँ, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो जीविकोपार्जन के लिए रेलवे की नौकरी करते थे, और वहीं में तार भेजने की विधि से सीख रेलवे में सिग्नल मैन बने। तो वहां से वो समझ आता है। फिर सरकार से इस्तीफा दिया। सरकारी नौकरी के दौरान संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी किए। जैसे आप संस्कृत ग्रंथों के अगर अनुवाद करते हो, तो उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। अनुवाद किए, आलोचनात्मक लेख लिखे। आलोचनात्मक लेख सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कविता क्या होनी चाहिए। आलोचनाक लेख का आधार उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण, कि इंसान के लिखने का उद्देश्य मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। आप सिर्फ इसी में क्यों रुधे हुए हो कि मेरा गया, मैंने पाया, मैंने खोया, माया, माया, भक्ति, गीत, संगीत। इससे ऊपर उठो। कविता मनोरंजन ही कवि का ना केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बातें समझ आई। अब 1930 में क्या करते हैं ये, सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू करते हैं, और 1920 तक निरंतर इस पत्रिका से जुड़े रहते हैं। अब देखो, एक तो हो गया कि एक रचनाकार कविताएं या फिर रचनाएं रचता है। दूसरी चीज क्या हो गई कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। पहले तो प्लेटफॉर्म थे नहीं कि आप रचनाएं यहाँ पे लिख लो। सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, या फिर खुद का पेज हो गया। तो अब उन्होंने लोगों को जगह दी या फिर एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप निरंतर यहाँ पे साहित्य सेवा करते हो। विपुल साहित्य का सृजन भी किया। लगभग इनकी मौलिक और अनुभूत अनुदित, मौलिक समझते हो क्या होता है? जो उनकी खुद की है, मतलब जो नयापन उसमें मौलिक कृतियां मिली। गद्य साहित्य में भी 14 वगैरह वगैरह कृतियां मिलती हैं। विनय विनोद एक उनकी कृति है, मतलब अनुदित कृति। जैसे भर्तहरि का एक वैराग्य शतक है, जिसमें दोहों का अनुवाद उन्होंने किया विनय विनोद नाम से। एक गीत गोविंद है, इसका भावानुवाद किया बिरह बाट बिहार बाटिका में। श्रृंगार शतक है एक, तो स्नेह माला में उसका अनुवाद किया। और ऐसे ही गंगा लहरी जैसे हो गया, तो पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी, जैसे हमने देखा था ना, गंगा लहरी जो है वो सवैयों के रूप में मिलता है, या फिर जगन्नाथ उसका अ, ब्रज भाषा, ब्रज था ही, टीका लिखते हैं। तो गंगा लहरी का उन्होंने सवैयों में अनुवाद किया। कालिदास के ऋतु संहार का रीति तरंगनी में अनुवाद किया। कुमार संभव का अनुवाद किया। और कुछ मौलिक कृतियां जैसे देवी स्तुति, काव्य कुब्जावली, समाचार पत्र संपादक, नागरी कुंज, काव्य मंजू।
तो सोचो, जैसे एक सवाल अगर भाषा खंड में आता है, ठीक है? तो उस भाषा खंड में आपको ये भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक सवाल पूछेगा कि अनुदित काव्य लेखन के बारे में आप बताओ। तो वहाँ पे ये बातें आप लिख सकते हो कि द्विवेदी युग ने अनुदित काव्य लेखन किया, जिससे खड़ी बोली के लिए एक आधार बन पाया कि हाँ, इस शब्द के लिए ये शब्द होता है, इस शब्द के लिए ये चीज़ होती है। ऐसी रचनाएँ लिखी जाती हैं। तो ये चीज़ समझ आती है। लेकिन थोड़ा कंटेंट सर कम नहीं हो पाएगा? अनुदित गद कंटेंट बहुत है। पीडीएफ में अगर देखो ना, इन्होंने फिर उसके बाद अनुदित गद्य कृतियाँ भी लिखी, जैसे भामनी विलास हो गया, अमृत लहरी, शिक्षक, जो एजुकेशन नाम से एक हर्बर्ट स्पेंसर उनकी रचना थी, तो उसको शिक्षा नाम से अनुवादित किया। अब शिक्षा नाम से अनुवादित कर रहे हैं मतलब सुधारवादी दृष्टिकोण है कि इंसान वो चाहते भी हैं कि लोग पढ़ें, तो उसमें भी जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन स्टुअर्ट मिल की एक रचना है ऑन लिबर्टी, तो उसका अनुवाद उन्होंने किया स्वाधीनता के लिए। जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, अ, बहुत चीज़ें इन्होंने की। इसको मैं भेजूँगा कंटेंट को। हालाँकि सबको याद नहीं रखना है, बस 1-2 का नाम याद रख लेना है कि ये उन्होंने अनुवाद किया, और अनुवाद करने से ही जैसे अब मैं अनुवाद ही क्यों बता रहा हूँ, मैं रचनाएँ ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस समय में खड़ी बोली में इतनी रचनाएँ नहीं थी, या फिर इतने आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी जहाँ पे आप कह पाओ कि हाँ, खड़ी बोली है। ब्रज में तो मिलता है आपको, अवधी में तो मिलता है। तो हमने अवधि और ब्रज के लिए ये बातें भी नहीं की। लेकिन जब एक नई भाषा आती है, नया अ, दृष्टिकोण बनता है, तो ही भाषा नए दृष्टिकोण में एक निबंधकार मिलना, आलोचक मिलना, अनुवादक मिलना, संपादक मिलना, सब चीज़ उस भाषा को समृद्ध करता है। और सब के सब एक निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी, अनुवादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हर कुछ आपको दिखेगा। और कविताकार महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना चाहो, तो वो भी बोल सकते हो। और कहानीकार महावीर कहानियाँ तो हालाँकि कम लिखी हैं, बट कहना चाहो तो कह सकते हो। तो आप देखो कि जब चीज़ों की कमी रहती है, या फिर समाज में एक शिक्षा की कमी ले लो, साहित्य की कमी ले लो, तो उन्होंने विदेशी साहित्यों से भी चीज़ें ली। जैसे ऑन लिबर्टी को उन्होंने स्वाधीनता नाम से रचा। एजुकेशन को उन्होंने शिक्षा नाम, तो उन्होंने शिक्षित समाज करने का भी प्रयास किया, और एक साहित्यिक शिक्षित समाज करने का भी प्रयास किया, और बताया कि साहित्य कैसे ज़रूरी हो जाता है एक समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए। फिर उसके बाद 5 मिनट और बात करते हैं। उसके बाद कुछ और नए रचनाकार बने, जैसे मैं बता रहा था ना कि द्विवेदी युग तो हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो मेन हो गए। अब नाथूराम शर्मा शंकर, ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश, जिला अलीगढ़ के थे। इनकी उर्दू, फ़ारसी, हिंदी आदि का अध्ययन किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इनकी ज़रूरी हो जाती है, सिर्फ़ एक चीज़, कि जैसे इन्होंने क्या किया कि जब इनको समझ आया कि जो श्रृंगारमयी रीतकालीन परंपरा है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना कि अब श्रृंगार का विरोध होने लगा, तो इन्होंने मुशायरों की परंपरा कुछ अपनाया, ब्रजभाषा में कवित्व लिखा, श्रृंगारमयी कविताएं भी लिखी। लेकिन जब ये चीजों से जुड़े, या फिर जब ये थोड़े सतर्क हुए, तो ये स्वयं से अपनी श्रृंगार की कविताओं को नष्ट करते दिखते हैं। नष्ट करता मतलब जला देते हैं श्रृंगारमयी जो कविताएँ दिखती हैं। और वो सुधार मतलब जैसे किस चीज़ को जलाते हैं, शायद कलित कलेवर नामक नक्शिक वर्णन है, ये का ये नक्शिक वर्णन करते हैं कलित कलेवर में। तो इसको ये जला देते हैं, नाथूराम शंकर शर्मा, शर्मा शंकर। तो आप देख सकते हो कि एक रचनाकार कितने कठोर हृदय से अपनी रचनाओं को जलाएगा। तो किस लिए जलाता है? साहित्य के उत्थान के लिए। तो अब ऐसी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको पुराने जगह पे नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा कि जो रीतकाल में एक कवि हैं भूषण, भूषण नहीं शायद, अ, मतीराम है मान लो। तो मतीराम की लास्ट जो पंक्ति हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था कि इस सब में कुछ नहीं है, जो सब कुछ है तो वो भज ही रघुराई, मतलब रघुराई के भजन में है।
पुरानी कृतियों को जला के अगर आप कहो कि रघुराई के भजन में, तो मैं समझता हूँ कि आप उत्थान की बात करते हो। लेकिन अब यहाँ पे होने भी लगा कि जो मेरी कमी है या फिर जिस चीज को मैंने अलग स्तर पर ले गया कि अपनी प्रकृति के प्रति मेरी सजगता खत्म हो गई, देश के प्रति प्रेम खत्म हो गया, तो मैं उस चीज को नष्ट करते हुए देखता हूँ। तो इनकी बहुत सारी विशेषता, और जॉर्ज ग्रियर्सन इनके बारे में क्या बोलते हैं, हालांकि ये पता है जैसे प्रताप नारायण मिश्र भरतेंद्र युग से जुड़े हुए थे ना, तो भरतेंद्र युग में जब प्रताप नारायण मिश्र और इनका ब्राह्मण पत्र यूपीएससी ने शायद पूछा भी है, तो अब इन्हीं के संपर्क में ये आए और इनकी अभिव्यक्ति की दिशा बदली। अभिव्यक्ति की दिशा मतलब अभिव्यक्त समझते हो ना, एक्सप्रेशन, कि आप किस चीज को रहे हो, किस चीज को जी प्रस्तुत सर। कर रहे हो। तो जब ये प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में आए या फिर संपर्क में आए, तो हिंदी में इनकी जो प्रतिभा है वो और निखर गई और ये बेहतर हो गए। तो ये चीज हमको समझ आती है, और इनको कुछ वो उपाधियां में मिली या फिर उपलब्धियां में मिली, जैसे भारत प्रज्ञेंदु, भरतेंद्र युग ने इनको भारत प्रज्ञेंदु की, या फिर और एक उपाधि साहित्य सुधाधर। सुधाधर मतलब जो अमृत को रखने वाला हो। इनको अ, पीयूष कुछ बोला जाता था, पीयूष पाणी वैद। पीयूष पाणी वैद समझते हो? इसमें तो सर अमृत होता है, वो थोड़ा नहीं हाँ पता। वाणी मैंने भाषा हाँ, तो नहीं पता है ये, सर। तो इनको साहित्य सुधाधर कहा गया, मतलब वही है कि ये पीयूष पाणी वैद शंकर सर्वस्व के नाम से भी जाने गए, कि इनकी जो रचनाएं हैं हर एरिया पे इन्होंने लिखा। और ग्रियर्सन ने द्विवेदी जी से क्या कहा, द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी से बोलते हैं ग्रियर्सन, कि अब मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि खड़ी बोली में भी सुंदर और सरस कविताएं हो सकती हैं। तो ये चीजें दिखी, सुंदर और सरस कविताएं मतलब कि सिर्फ भाव नहीं, अब भाव के साथ काव्य अलंकार भी, रस भी, और भी चीजें, जहाँ पे इन्होंने दरिद्रता, संप्रदायवाद, पराधीनता, रिश्वतखोर, अफसरों, सूदखोर, महाजनों आदि के बारे में इन्होंने बिल्कुल समझाया कि ऐसी ऐसी चीज है, इन सब सारी चीजों से दूर रहो, और फटकारा भी, धिक्कारा भी, और बहुत सी चीजें। इनकी अलंकार भी, अलंकार ग्रंथ एक अलंकार मंजूषा है, काव्य कृतियां नवीन बीन, नदी में दीन, वीर पंचरत्न, वीर छत्राणी, वीर बालक। आप देख रहे हो प्रकृति से एक जगह जुड़े हैं, और दूसरी जगह वीरता नामक रचनाएं, वीर पंचरत्न, पांच जो वीर पुरुष हैं उनके बारे में ये वर्णन करते हैं। तो आपको दिखेगा कि वही जो विशेषताएं हमने पीछे पढ़ी हैं वही चीज। अब एक चीज हमने और विशेषता पढ़ी थी कि जो वर्णन होगा, क्या बोलते हैं, अनुकरण आदर्श लोगों का या फिर आदर्श चरित्र का वर्णन, तो इन्होंने टीकाएं भी लिखी। टीका समझते हो ना, पुरानी जो रचना है उसको आप अपने माध्यम से समझाओ या फिर उसको व्याख्यायित करो। तो जो जो इनको अच्छा लगा या फिर लगा, समझ आया कि देश के लिए जरूरी है, जैसे रामचंद्रिका के लिए टीका लिखी, प्रिया के लिए दोहावली, कवितावली, बिरह बिहारी सतसई आदि टीकाएं भी लिखी। और अब अगली बात, रामचरितोपाध्याय जो है रचना मिलती है राष्ट्र भारती, देव सभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सूक्ति, मुक्तावली। अब सोच के देखो, नाम से ही समझ आ रहा है ऐसी रचनाएं होंगी जो सुधार करेंगी, साहित्य का उत्थान करेंगी। तो ये चीज दिखता है, और ये पहले ब्रज भाषा में लिखते थे। नाम क्या बताया? रामचरित उपाध्याय पहले ब्रज में लिखते थे, उसके बाद ये खड़ी बोली पर विशेष ध्यान देने लगे, और किससे जुड़े होंगे? वही सरस्वती पत्रिका से। तो ये थे हमारे रचनाकार। और फिर आपको राम नरेश त्रिपाठी मिलेंगे, राम नरेश त्रिपाठी की कुछ कविताएं जरूरी हैं, तो इसको हम कल करते हैं। और एक आध कवि और हैं, जैसे कांता प्रसाद गुरु हैं जो भाषा खंड में भी जरूरी है, इनको कर लेंगे। ठीक है, फिर हम छायावाद में परसों आते हैं। इतना समझे आज? हाँ सर, समझ में आया, लेकिन कुछ कुछ हेलो। थोड़ा कवि के रिलेटेड थोड़ा। हाँ सर, कवि समझ से में आया, लेकिन रिलेटेड थोड़ा मैं कवि के रिलेटेड कुछ इशू हो रहा पॉइंट्स है। देखता हूँ। देखो, कवि से रिलेटेड अपने सिलेबस में क्यों नहीं है, क्योंकि
क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं, और यूपीएससी ने पूछा नहीं तो इसलिए कंटेंट की कमी रह जाती है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं भेज दूँ, हालाँकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बात आती है तो आप किसी भी समाज को, जैसे द्विवेदी युग तो पूछ ही सकता है, तो किसी भी समाज को बताने के लिए आप किसी भी कवि का सहारा ले सकते हो। जैसे आपको 2 कवि पता है, राम नवरेश त्रिपाठी और अ, जो अभी हमने बात की, या फिर राम नारायण उपाध्याय, जितने भी हैं। तो 2 क हेलो? हाँ, तो बोलिए सर। नहीं तो सर, जो बोलिए, आप 2 कह रहे कवि हैं 2 हम कॉपी लेकर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं और साथ-साथ विशेषताओं को जोड़ के बता सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो और बहुत बड़े-बड़े कवि हैं, इनकी कविताओं को भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम सिलेबस को गहराई से समझते हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद बहुत टाइम रहेगा हमारे पास। धीरे-धीरे हम अच्छे-अच्छे प्रश्नों पर भी काम करेंगे। बालकृष्ण भट्ट अगर सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो इन पे भी अच्छे से काम करेंगे, जितना अच्छे से अभी हमने भारतेंदु युग पे काम किया नहीं। तो अभी टाइम है हमारे पास। करेंगे, आराम से काम करेंगे।